हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा प्लानिंग और ये गिन रहा है अपनी अंतिम सांसें। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप बच्चों आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को करना लाइक, दोस्तों के संग इसको करना शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप? 600 सब्सक्राइबर है बस, क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो, पढ़ो बैठ के। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। और इससे पहले कि हम 5 टॉपिक्स अच्छे से देख चुके। कौन कौन सा हमने टॉपिक देख लिया? कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग देख लिया, प्लानिंग प्रोसेस देख लिया हमने, फीचर्स ऑफ प्लानिंग देख ली, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख ली और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग भी हमने देख ली। अब इसको मैं डिटेल में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पहले 5 पार्ट्स के अंदर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा चुका हूं। आपके सामने अभी एक 1 शॉट लेक्चर और आएगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, उसमें आप इसको अच्छे से देख लेना। आज जो बच्चों हमारा टारगेट है वो है ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना, स्ट्रेटेजी को पढ़ना और पॉलिसी को पढ़ना। ये मेजर 3 टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे। बाकी के लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जो एक क्लास और आएगी इस चैप्टर के, इस क्लास के बाद। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, ये आ गया बच्चों हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान। आई होप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो बच्चों, इसके अंदर बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान मतलब ये हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और एक होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। कितने तरीके के प्लान होते हैं बच्चों? हमारे 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और एक होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम से ही पता लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक सिंगल पर्पस के लिए हम प्लान बना रहे हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? सिंगल यूज प्लान। जैसे स्कूल फेट आ रही है उसके लिए हमने प्लान बनाया, एनुअल फंक्शन आ रहा है उसके लिए हमने प्लान बनाया। ठीक है ना? एक हमको मेला में अपनी स्टॉल बनानी है उसके लिए हमने बनाया। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, हमको वो प्लान बनाया। तो प्लान किस चीज के लिए होता है? एक सिंगल टाइम इवेंट या वन टाइम इवेंट या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए होता है, जो हो सकता है फ्यूचर में रिपीट ना हो सकता है बट शायद ना हो। मतलब ये नॉन रिकरिंग सिचुएशन के लिए होता है। एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स आर मेड फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन या फिर वन टाइम सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा? सिंगल यूज प्लान। ठीक है? इस प्लान की जो ड्यूरेशन हो सकती है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। एक दिन भी हो सकती है, एक वीक भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपका इवेंट क्या है और उसी हिसाब से क्या होगा आपका प्लान का ड्यूरेशन होगा। और इस प्लान के अंदर हमारे कौन कौन से छोटे छोटे सब प्लान आ जाते हैं? बजट, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। अब ये बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? इनके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमको क्लियर होगा सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से बता दूं। तो इस वन टाइम इवेंट या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए हम बनाते हैं जो फ्यूचर में शायद रिपीट ना हो, नॉन रिकरिंग के लिए। क्लियर हो गया? ओके। ड्यूरेशन क्या हो सकती है? 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है सिंगल पर्पस के लिए। ओके। सेकेंड आता है बच्चों हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है जो खड़ा रहेगा, मतलब ये जो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, उस प्लान को हम क्या बुलाते हैं? स्टैंडिंग प्लान बुलाते हैं। मतलब ये, और बेसिकली ये हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। क्या लिखा हुआ है? इट इज डिजाइन टू एंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। जैसे हम काम कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले हम क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, साल दर साल सेम रहता है। स्कूल पे तौर पे देख लो, अप्रैल के अंदर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, 15 मई के बाद हमारे समर वेकेशन हो जाते हैं, जून एंड के अंदर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद हमारे विंटर ब्रेक्स होते हैं, उसके बाद हमारे सितंबर में एग्जाम्स होते हैं। तो ये क्या एक स्टैंडिंग प्लान है। इसी तरीके से हर साल स्कूल चलता है। तो ये इंटरनल ऑपरेशंस के लिए हम बनाते हैं स्टैंडिंग प्लान। वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही चीज होती है कि अप्रैल के मंथ में हम ये करते हैं, मई के महीने में हम ये करते हैं, जून के महीने में हम ये करते हैं, सीजन में ये करते हैं, ऑफ सीजन में हम ये करते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। इससे क्या होता है? हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और हमको डिसीजन मेकिंग करते समय इतना ज्यादा परेशानी का हालत नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि हमको पता है कि इस टाइम के पीरियड के अंदर हमको ये चीजें करनी होती हैं। ओके। आगे क्या लिखा हुआ है? बनाया एक बार जाता है लेकिन उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो एक बार हमने प्लान बना लिया कि भैया समर वेकेशन से पहले हमारा ये कोर्स होता है, हम ये सारे टॉपिक्स कराते हैं,
तो बस ये हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से स्कूल कब खुलते हैं उस हिसाब से हम टाइम टू टाइम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं प्लान को, लेकिन बनाते हम एक ही बार है, उसको हम साल दर साल फॉलो करते जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से सब प्लान आते हैं? पॉलिसीज जो कि फिक्स होती है कि हम ऐसे ऐसे हमको ये काम करना है, ये हमारी डायरेक्शंस है। प्रोसीजर ये हमारे स्टेप्स होते हैं। मेथड इस तरीके से काम होते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये अजीब अजीब से वर्ड है ना, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले टाइप ऑफ प्लान से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आगे उन्होंने क्या दे रखा है, ये है दो टाइप के प्लान ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान और एक होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। आगे क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन व्हाट प्लान सीक्स टू अचीव प्लान कैन बी क्लासिफाइड एज। 8 तरीके से हम प्लान को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्लान। पहला ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। 8 हैं बच्चों, 8। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। आज हम 3 करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। और बाकी के 5 कब करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो एक एक करके करें स्टार्ट। ओके, तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा प्लान आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है हमारा, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमने पहला स्टेप देखा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। वही बात इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो फ्यूचर पोजीशन जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो फ्यूचर टारगेट जो हम अचीव करना चाहते हैं। आपके केस में एग्जांपल क्या हो सकता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है, ऑल इंडिया टॉप माना है सीबीएसई के अंदर, या फिर मुझे अपने घर के अंदर टॉप माना है, मुझे अपनी क्लास के अंदर टॉप माना है। तो वो फ्यूचर पोजीशन जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी मेहनत करने के बाद, उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑब्जेक्टिव बुलाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि हमको 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, 20% सेल इंक्रीज करनी है, हमको डाइवर्सिफाई करना है, हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, मतलब वो एंड गोल जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी मेहनत के बाद। क्या लिखा हुआ है, objective therefore can be said to be the desired future position that management would like to reach। वो पोजीशन जो मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। और क्या लिखा हुआ है, define as the end which management seeks to achieve by its operation। वही लिखा हुआ, वही एंड गेम, वही एंड पोजीशन जो हमारा मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है काम करने के बाद। तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। एक ही बात को 4 तरीके से घुमाकर लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आप क्या पाना चाहते हो, बस इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते बच्चों, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि यही से केस बनता है। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है सेल्स को 10% इंक्रीज करना, 20% प्रॉफिट कमाना, बहुत सारे अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये कौन बनाता है, मेजरली टॉप मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। और ये फोकस करता है कि हाँ भाई कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमको रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही हम बाकी की प्लानिंग करते हैं। जैसे हमने प्लानिंग प्रोसेस के अंदर देखा था, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर हम असम्पशंस लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से तरीके हमारा बेस्ट रहेगा, फिर हम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दे सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। तो उसके बाद क्या क्या प्लानिंग करनी है, ये ऑब्जेक्टिव पर ही बेस्ड होता है। कुछ बड़ी बात नहीं बोली है, मैं ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस आपको ये रिपीट करके बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है, वो मुद्दे की बात है। ऑब्जेक्टिव्स को कोशिश करिए जितना हो सके आप क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करें, जिससे बाद में चल के आप ये बता पाओ कि ये हमारा टारगेट है, इतने नंबर्स हमको अचीव करने हैं, जिससे उनके दिमाग में क्लैरिटी रहे। कभी भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये नहीं होने चाहिए कि जो होता है ना कि हमको बस अच्छा फील होना चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, ये कोई टारगेट नहीं होता, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, तो यहाँ पर एक नंबर बोला, नंबर इज मेजरेबल, तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपके पास कितना है और आपको कितना और काम करना है। तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, बहुत से। सेकेंड जो बच्चों हमारा प्लान आता है वो आता है स्ट्रैटेजी। ये नाम तो आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। इसको हिंदी में तो क्या बुलाते हैं, रणनीति। मतलब ये रण का मतलब होता है लड़ाई और नीति का मतलब होता है प्लानिंग।
तो मतलब लड़ाई के अंदर आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। किस तरीके से वो आप काम करोगे, किस तरीके से वो आप टारगेट अचीव करोगे, इसके अंदर हम डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। बड़ी से बड़ी चीजें, छोटी से छोटी चीजें किसके अंदर बताई जाती हैं, स्ट्रैटेजी के अंदर बताई जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टर्स का मतलब होता है बाउंड्री, पूरा आपको बताएगा क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा और कितने लॉन्ग रन के लिए हम वो काम करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी डिटेल में मुद्दे की चीज ये, वी कैन से स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सब कुछ इन्वॉल्व हो जाना, सब कुछ, ठीक है ना। क्या क्या होता है इसके अंदर, मेनली 3 मेजर चीजें होती हैं। पहला, आपको लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। दूसरा, किस चीज को करोगे जिससे वो आप गोल अचीव कर पाओगे, मतलब कौन कौन से आपको एक्शंस लेने। और थर्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, उनको लगाना। क्या चलो रिसोर्सेज ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए, इतनी मशीन चाहिए, लगाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। तो स्ट्रैटेजी के अंदर मेजरली 3 चीजें होती हैं। पहला, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, कौन से एक्शंस लोगे वो काम करने के लिए। और थर्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज लगानी है वो लगाइए। इन तीनों को मिक्स कर दो तो हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रैटेजी बन जाती है। ओके, स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस होते हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, ये बदलते रहते हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। इकोनॉमिक के हिसाब से आपको अपने इकोनॉमिक बनाने चाहिए, पॉलिटिकल के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करने चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका प्रोसीजर ऑपरेशंस होने चाहिए। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हो तब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। उसमें पढ़ा था इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, याद आ रहा है कुछ, एक हमारी इंपॉर्टेंस होती है कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, बस वही मुद्दे की बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक एग्जांपल दे रखा है उन्होंने स्ट्रैटेजी का। एग्जांपल क्या दे रखा है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। क्या, हमारे कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, हमारे को प्राइस कैसे डिसाइड करना चाहिए प्रोडक्ट का, हमको एडवर्टाइज कैसे कराना चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं, तब जाकर आप एक स्ट्रेटेजी बना पाते हो। क्लियर हो गया। मुद्दे की बात अभी तक ये 3 लाइनें हैं जो आपको याद करना। स्ट्रेटेजी क्या है, एक कंप्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा एक्शन हम करने वाले हैं, और थर्ड, कौन कौन सी रिसोर्सेज लगेगी। क्लियर हो रहा है अच्छे से, पक्का, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी। 2 हो गए हमारे, स्ट्रेटेजी हो गया और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। आज का लास्ट टॉपिक पॉलिसी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेटेजी के बीच में और पॉलिसी के बीच में। स्ट्रेटेजी के कंप्रिहेंसिव प्लान है, इतना पता है, ओके। पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है जो क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको बिजनेस करते समय सोचना चाहिए या किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। मतलब ये पॉलिसी आपको ये बताता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी को आपको समझना है और लोगों को समझाना है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। देखो सिंपल वर्ड्स में, आपकी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे 1 लाख यूनिट बनाने हैं, मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद आपने बोला कि हम ये ऐसे प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, आपने एक्शन बता दिया। उसके बाद आपने बता दिया कि इतने रिसोर्सेज लगेंगे, मान के चलो 1000 एम्प्लॉइज लगेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 10-15 मशीन्स लगेंगी, ठीक है, और आपने लगा दिया कि हमारे 5 करोड़ पैसा भी लगेगा। आपने सारी चीजें बता दी। तो ये तो आपने स्ट्रेटेजी बताई, लेकिन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो पॉलिसी बताएगी। वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरीके से बताएंगे, एक गाइडलाइंस बनाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने सिचुएशन आती है, कल परसों एग्जाम है, 2-3 बाद एग्जाम है, आपका एक दोस्त आ गया, यार कॉपी दियो, मुझे पढ़ना है उससे। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम 4-5 दिन बाद है, तो आप क्या आज उसको कॉपी दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपको पढ़ना होता है घर पे बैठ के। तो ये पॉलिसी होती है एग्जाम से पहले पढ़ने वाली कि आपको ये काम करना होता है। एक और एग्जांपल, आप किसी होटल में जाइए और होटल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनसे उनका पर्सनल नंबर मांगिए।
तो वो आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। मतलब ये पॉलिसी के अंदर कुछ जनरल स्टेप्स बताए होते हैं कि आपको इस सिचुएशन में ये काम करना होता है। आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स किसी को नहीं देनी, आपको अपनी पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देनी, कस्टमर्स को सर्विस प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आपको जनरल गाइडलाइंस बताते हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए। वो ये बोलेंगे कस्टमर को प्रायोरिटी दो, कस्टमर को सर्विस दो। ठीक है, तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे फोन करोगे तो वो आपको एड्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि कस्टमर को सर्विस देनी है। अब सर्विस कैसे देनी है वो नहीं बताते, वो ये जनरली गाइडलाइंस होती हैं जो आपको बताती है कैसे काम करना है। प्रोडक्शन करते समय क्या होना चाहिए, ये पॉलिसी होती है। आपको हेलमेट लगाना है, सिक्योरिटी का ध्यान देना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो ये क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर गाइड टू मैनेजरियल एक्शन। जो मैनेजर्स एक्शन करते हैं, मैनेजर जो काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेना है उस पॉलिसी को, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो बताते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है, देखो कंपनी के पास एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है। रिक्रूटमेंट का मतलब बच्चों होता है एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना, कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हो। कैंपस रिक्रूटमेंट सुना है कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू करती हैं। तो कैसे इंटरव्यू करना है, कैसे लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है, उसकी बात हो रही है। प्राइसिंग पॉलिसी, कि किसी भी प्रोडक्ट की हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो सारी चीजें हम पॉलिसी के अंदर करते हैं। आगे क्या देखा है, अगर हमारे पास एक पॉलिसी है, ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि हम ये काम करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, कोई भी इशू करने से पहले हमको प्रॉब्लम नहीं आती, हम एज इट इज वही चीज फॉलो कर लेते हैं। मतलब ये पॉलिसी का मतलब क्या है कि किसी भी सिचुएशन में हमको रिएक्ट कैसे करना है वो बताएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, आपकी पॉलिसी है कि हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने से पहले ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें खर्चा कितना आ रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हमारे क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो रिकवर हो रही कि नहीं हो रही। तो ये क्या पॉलिसी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने से पहले आपके कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला, जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो नॉलेजेबल होने चाहिए। दूसरा, एंथुजियास्ट होने चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए उनके अंदर की, ऑर्गेनाइजेशन में मरे मरे नहीं डोले, एनर्जी होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्या होने चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए उसके अंदर, लीडर्स होने चाहिए, लीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्या आपकी पॉलिसीज हैं। कोई भी आप रिक्रूट करने से पहले आप सिर्फ ये नहीं देखते कि उसको काम आता है कि नहीं आता, वो बाकी सारी चीजें भी आप देखते हो। तो ये पॉलिसी है। स्ट्रेटेजी क्या, आपको गोल अचीव करना है, लेकिन गोल अचीव करने के लिए पॉलिसी होती है कि हाँ भाई आपको ये स्टेप फॉलो करवाने हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते। आगे क्या दे रखा है, there are policies for all levels and department in the organizations। हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक लेवल के लिए पॉलिसीज होती हैं। कुछ मेजर पॉलिसीज होती है, कुछ माइनर पॉलिसीज होती है। मेजर पॉलिसीज होती है बाहर वालों के लिए, कि कस्टमर्स को हमको क्या प्रोवाइड करना है, अपने क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करना है, कंपटीटर से हमको कैसे लड़ना है, मेजर पॉलिसी। और जो माइनर पॉलिसीज होती है वो हमारे इनसाइडर्स के लिए होती है। इनसाइडर मतलब हमारी टीम के लिए होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज के लिए होती है। और इसके अंदर छोटी से छोटी डिटेल हम बताते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे काम करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसी सिचुएशन होती है। ध्यान रखना, कभी भी आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊंची पोजीशन पर जाते हो, तो ध्यान रखना हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है। पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं, मतलब एक डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी है कि इस डिपार्टमेंट के लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई, आपने उनको पहले से नहीं बताया कि आपको कैसे काम करना है, तो वो ब्लंडर कर देंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पॉलिसी होनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, आगे क्या दे रखा है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से पढ़नी। आगे दे रखा है, पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। द मैनेजर में यूज हिज हर डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई अ पॉलिसी। क्या दे रखा है, पॉलिसी आपको एग्जैक्टली चीज नहीं बताती कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, होटल्स में आपकी जो पॉलिसी होती है वो होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। ये क्या है, आपको बस ये बता दिया कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर खुश होना चाहिए। आपको एक ब्रॉड तरीका बता दिया कि ये चीज होनी चाहिए। अब उसको कैसे करना है वो मैनेजर को देखना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है वो मैनेजर को देखना है। तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि मैनेजर किस चीज से खुश हो रहा है, किस चीज से नाराज हो रहा है। तो वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाएगा, अपने हिसाब से उस पॉलिसी को समझेगा। अच्छा, पॉलिसी ये कहना चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई करो, मतलब ये कस्टमर जो कह रहा है वो सारी बातें मान लो, या फिर कस्टमर जो गलत कह रहा है वो बात ना मानो।
तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है और मैनेजर उस चीज को कैसे फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है आपको बच्चों से पॉइंट? ओके। अब आता है बच्चों हमारा फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल करने के बाद करेंगे इस क्लास को हम एंड। तो ध्यान रखना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमेशा हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा पॉलिसी के अंदर, देखो एक परचेज पॉलिसी होती है। परचेज पॉलिसी का मतलब होता है कोई भी चीज हम खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए या उसको खरीदना चाहिए। समझ में आ रहे हो? ये डिसीजन आप लेते हो कि बनाना सस्ता पड़ेगा या बाजार से खरीदना सस्ता पड़ेगा। हमको अपने वेंडर्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, वेंडर्स मतलब जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। मान के चलो हमारे पास 4 वेंडर हैं, ए बी सी डी, तो किससे हमको खरीदना चाहिए वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको परचेज कैसे करनी चाहिए, हाउ मेनी सप्लायर शुड अ कंपनी मेन परचेज फ्रॉम, मतलब कौन कौन से सप्लायर से करनी चाहिए, एक से करनी चाहिए, चारों से करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए, ये कब डिसीजन लेते हो। इसके अलावा वो क्राइटेरिया क्या है कि हम किसको क्या सेलेक्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस एक परचेज पॉलिसी आंसर करती है। वैसे एम्प्लॉयज के लिए भी होता है, वैसे आपका प्रोडक्शन के लिए भी होता है, वैसे मार्केटिंग के लिए भी होता है, वैसे फाइनेंस के लिए भी होता है। हर एक तरीके की पॉलिसी होती है जो आपको बनानी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं चलाई जाती बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर हो रहा है आपको? बहुत सही। तो बच्चों ये हमने आज मेजरली 3-4 टॉपिक्स पढ़े। पहला सिंगल यूज प्लान, मतलब जो वन टाइम इवेंट या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए होता है। दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, जो रूटीन एक्टिविटीज के लिए, इनसाइडर के लिए होता है, जो लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, रेपिटेटिव नेचर के होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो मेजरली 3 चीजों को कंसिडर करता है। आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा आपको कौन सा एक्शन अडॉप्ट करना है उसको अचीव करने के लिए, और तीसरा कौन कौन सी रिसोर्सेज आपकी लगेंगी, और थर्ड आपने देखा पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, जर्नल स्टेटमेंट होती है जो किसी भी मैनेजर को गाइड करती है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है या फिर कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। क्लियर हो गया? तो ये परचेज पॉलिसी का हमने इसके अंदर एग्जांपल भी देख लिया। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,